अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एजुकेशनल प्लानिंग करने जा रहे हैं और इसका फ़ाइनल का ये फ़र्स्ट लेक्चर आज हम इंशाल्लाह करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हम लोग क्या क्या हमारे आज के लेक्चर में ना ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। तो स्टेजेस एंड अप्रोचेस, सबसे पहले हम एजुकेशनल प्लानिंग देखेंगे कि प्लानिंग क्या होती है, फिर एजुकेशनल प्लानिंग क्या होती है, फिर एजुकेशनल प्लानिंग की स्टेजेस क्या होती हैं और इसके अंदर कितनी तरह की अप्रोचेस होती हैं। फिर एंड पे हम इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे ताकि सारा कुछ सम अप हो जाए। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्लानिंग प्रोसेस क्या है, एनालाइज करेंगे कि डिफरेंट अप्रोचेस को एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर, और फिर उन ट्रेडिशनल और स्ट्रेटजिक प्लानिंग को भी पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि प्लान क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि प्लान एक स्कीम होती है, एक प्रोग्राम होता है जो आपने वर्क डन करना है, आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, आपके जो मकासद हैं, जो आपने काम को अमल दरामद करना है, उससे पहले की गई आपकी एक थॉटफुल या इंटेलेक्चुअल स्कीम जो है उसको प्लान कहा जाता है। सपोज़ दो लोग हैं, किसी ने 10 मरले के प्लॉट लिए और एक ने 5 मरले का प्लॉट लिया है। 10 मरले वाले आदमी ने उसके ऊपर घर बनवाना है, तो उसने उसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। बस वो मटेरियल ले आया है, मज़दूर ले आया है, उसने ठेका दे दिया है, उन्होंने पूछा कैसे बनाना है, बस इतने कमरे बना दो, किसी भी तरीके से रैंडम सा वो उसने बना के रख दिया है। तो कोई उसके घर आता है तो उनको समझ नहीं आती है कि मतलब कहीं से भी वो नहीं लगता कि ये 10 मरले में बना हुआ घर है। इसके बरक्स जो 5 मरले वाला जिसने प्लॉट लिया था, वो प्रॉपर एक मैप वाले को लेके आता है, उसकी पूरे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, बजट होता है, उसको डिस्कस करता है, उसके मुताबिक वो अपनी जो एरिया है उसको यूटिलाइज़ करवा के प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपना घर बनवाता है। और जो 5 मरले वाला घर है, जब उसके पास कोई आते हैं देखते हैं, वो इतना शानदार किस्म का बना होता है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। ये है फ़ायदा प्लानिंग का। और 10 मरले का प्लॉट सारा का सारा बेकार और ख़राब चला गया, ये है नुकसान विदाउट प्लानिंग का। आई होप प्लानिंग का आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी काम करने से पहले जो एक स्कीम बनाई जाती है उसको प्लान कहा जाता है। अच्छा, हम प्लान करते क्यों हैं? प्लानिंग इज़ द इंटेलेक्चुअल एंटिसिपेशन, ऐसे जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक थॉटफुल एंटिसिपेशन है आपके फोरकास्ट करने के लिए, फ्यूचर सिचुएशंस को पॉसिबल बनाने के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, इसलिए हम प्लानिंग करते हैं। एडिसना डिफाइंस प्लानिंग। अब ये दो डेफिनेशंस आ गई हैं, एक एडिसना की है और इजोगो की है। प्लानिंग एज अ वे ऑफ प्रोजेक्टिंग आवर इंटेंशंस, यानी जो हमारे माइंड में है, जो हमारी इंटेंशंस में है, उसको प्रोजेक्ट करना, उसकी शेडो को रियल लाइफ में लेके आना। प्रोजेक्ट मतलब उसकी अक्कासी करना। दैट इज़ अ मेथड ऑफ डिसाइडिंग व्हाट वी वांट टू अकम्प्लिश, मतलब ये बताता है कि हम करने क्या जा रहे हैं। और इजोगो कहते हैं कि कोई भी प्लान मीन्स टू प्रोजेक्ट, फोरकास्ट, डिज़ाइन, ये सारा कुछ जो है ये प्लानिंग है। अच्छा, अब एजुकेशनल प्लानिंग हमें समझ में आ गई। एजुकेशनल प्लानिंग को अब देखते हैं कि वो क्या होती है। एजुकेशनल प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग एडवांस स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स एंड स्टैंडर्ड्स थ्रू विच एन एजुकेशनल सेटअप कैन बी अचीव। अब ये देखिए, एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशन जो है ना, ये एक सेक्टर है, जैसे हेल्थ सेक्टर है, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, इस तरीके से एजुकेशन एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इस पूरे डिपार्टमेंट को कैसे चलाना है, इसके अंदर किस तरह का करिकुला होना चाहिए, कितने स्कूल्स होने चाहिए, आपने अपने कंट्री में कितनी लिटरेसी लेके आनी है, कितने बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं आउट ऑफ द स्कूल हैं, इस पूरे प्रोसेस को कैसे आपने इम्प्लीमेंट करवाना है। उस इम्प्लीमेंटेशन से पहले आप बैठ के जो स्ट्रेटजीज़ डिज़ाइन करते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो प्रोसीजर्स करते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, वो सारा का सारा एजुकेशनल स्टडी या एजुकेशनल प्लान कहलाता है। अच्छा, कैसे हम एजुकेशनल प्लान को फुलफ़िल करते हैं? तो एजुकेशनल प्लान के स्टेजेस हैं 5। अब हम वो देखने जा रहे हैं। हम लोग बेसिकली इस लेक्चर के अंदर दो ही टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, एक है स्टेजेस और एक है अप्रोचेस। स्टेजेस 5 हैं एजुकेशनल प्रोसेस की। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, के हम लोग सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है,
और उसको स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन लेंगे कि क्या है। हम इसको वन बाय वन ब्रीफली भी देखते हैं। सेकंड है इवॉल्विंग पॉलिसी प्रपोजल। उसके बाद है प्रोजेक्शंस, प्रोग्रामिंग एंड प्रोजेक्ट एनालिसिस, कॉस्टिंग, एजुकेशनल प्लान्स, डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन। इंशाल्लाह ये जब हम साथ साथ पढ़ेंगे, इसको साथ साथ ही याद करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले एक कोई भी इदारा जब बैठेगा, कोई भी डिपार्टमेंट जब बैठेगा, वो क्या प्लान करेगा कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि हम पहले ही अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने की तरफ सोचें। सबसे पहले बुनियादी चीज़ों को देखा जाता है कि यहाँ पे फ्लॉज़ क्या क्या हैं। ये जो सपोज़ वही वाली मिसाल लेते हैं कि जो प्लॉट लिया था उन लोगों ने, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ पे कौन सी चीज़ें, मटेरियल जो है वो सूट करेगा, कौन सी नहीं करेगा। हम लोगों को ऐसा ना हो ये चीज़ें लगाएं तो वो 4 दिन के बाद ख़राब हो जाएं। सेम वही चीज़ यहाँ पे कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग आपका चल रहा है एजुकेशनल सिस्टम, आपने उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। मतलब ये कि कितने स्कूल्स हैं, कितने हज़ार टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी चीज़ें, कितने क्लासरूम्स कम हैं, कितने जो टीचर्स हैं वो अवेलेबल हैं और कितनों की ज़रूरत है। उन सब को करने के लिए कितना बजट तैयार करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है ना, डाटा कलेक्ट करने में हम वो करते हैं। यानी कि इस स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। इस स्टेप को हम पढ़ते हैं। एट दिस स्टेज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड कंसर्न्ड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर कलेक्टेड so as to provide the quantitative basis for projections aimed at the future development of the educational system। यानी कि हम डेटा कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम डेटा चाहिए ताकि हम उसको बेस बना के जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं एजुकेशनल सिस्टम को लेके हम वो इम्प्लीमेंट कर सकें। सबसे पहले हमने डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया। अब हम सेकंड में बनाने लगे हैं पॉलिसी प्रपोज़ल। पॉलिसी प्रपोज़ल क्या है, देखिए जो हमने स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसके अंदर हम देखेंगे कहाँ कहाँ फ्लॉज़ हैं। वो जो एजुकेशन सिस्टम था वो क्यों नाकाम हुआ, उसके अंदर कौन से स्ट्रेंथ्स थे, कौन सी वीकनेसेस थी, कौन से गैप्स थे, एरियाज़ थे जो फिल नहीं किए गए और शॉर्ट कमिंग्स थे। तो हम उसके तहत उन चीज़ों को कवर करने के लिए एक पॉलिसी प्रपोज़ल बनाएंगे, एक नया प्लान बनाएंगे जिसके अंदर एक क्लियर आइडिया होगा एग्जिस्टिंग कंडीशंस के बारे में कि ये चीज़ें इसमें नहीं हैं। वो हम पॉलिसी प्रपोजल्स में बताएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा किया। उसके सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इवॉल्विंग पॉलिसी प्रपोजल बनाया। द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द गैप्स, वीकनेसेस एंड शॉर्टकमिंग एंड प्रोवाइड्स द प्लानर्स विद अ क्लियर आइडिया ऑफ द एग्जिस्टिंग कंडीशंस। उसके बाद थर्ड में हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्शन करेंगे, प्रोग्रामिंग एंड प्रोजेक्ट एनालिसिस करेंगे। मतलब इस स्टेप पे आप समझ लें डॉक्यूमेंटेशन होनी जा रही है प्लान की। जो आपने प्लान किया, जो आपने फ्लॉज देखे, जो आपने एक प्रपोजल भी दे दिया, अब वो अप्रूव हो गया, अब आप बाकायदा अपना प्रोजेक्ट तैयार करने लगे। प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की ना, जैसे साया शेड आ रही होती है, या किसी चीज़ की प्रिडिक्शन देना वक्त से पहले कि एक चीज़ है उसकी वो चीज़ झलक दिखा रहा हो। यानी हमारे जो प्लान में है उसको हमने कैसे एक्शन में लेके आना है, उसके लिए हम प्रोग्रामिंग करेंगे और प्रोजेक्ट एनालिसिस करेंगे। An effective plan necessitates projections of all the input of the educational system, students, teacher, administrators, schools, building classrooms, equipments and financial requirement। इसके अंदर हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाएंगे, टीचर्स, स्टूडेंट्स, बिल्डिंग्स, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, फाइनेंशियल, मतलब इस सब को करने के लिए, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, सैलरी देने के लिए कितना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, बजट कितना होगा, वो सारी चीज़ों को हम इसमें प्रोजेक्शंस में या प्रोग्रामिंग एंड प्रोजेक्ट एनालिसिस स्टेप में बताएंगे। सबसे पहले हमने कलेक्शन एंड एनालिसिस किया ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, उसके बाद हमने पॉलिसी प्रपोजल इवॉल्व किया, फिर हम प्रोजेक्शंस, प्रोग्रामिंग एंड प्रोजेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कॉस्टिंग एजुकेशनल। अच्छा, कॉस्टिंग का मतलब होता है कि
कितने पैसे लगने वाले हैं। अब हम प्लान तो कर चुके हैं। अब हमने कहा है जी इतने हज़ार स्कूल्स जो है ना हमने 5 सालों में बनाने हैं, ठीक हो गया। इतने टीचर जो हैं वो हायर करने हैं, इतने स्टूडेंट्स को स्कूलों में इनरोल करना है। ये हमारे सपोज़ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे गोल्स हैं। 5 साल प्लान में हमारी जो पॉलिसी है उसके अंदर हमने बना दिया, और हमने लिख दिया कि 10 साल तक नहीं, मैट्रिक तक हम लोगों ने स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव तो है, अब इतनी सारे लोगों को मतलब जाहिर सी बात है, जब आपने फ्री एजुकेशन देनी है, आपने बुक्स प्रिंटिंग पब्लिशिंग, उसके बाद आपने टीचर्स हायर करने हैं, जब आपने इनरोलमेंट बढ़ानी है, तो उन सब को सैलरीज़, उनकी ट्रेनिंग्स और बिल्डिंग्स, जाहिर सी बात है जब बच्चे ज़्यादा होंगे आपके क्लासरूम का बजट भी बढ़ जाएगा, क्लासरूम्स आपने ज़्यादा बिल्ड करनी है, उस सब के लिए आपको कितनी कॉस्ट दरकार होगी, ये सारा एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर आएगा। मतलब लास्ट जो हमने प्रोजेक्शन किया था, प्रोजेक्ट बनाया था, उसके ऊपर अब कितनी लागत आ रही है वो हम कॉस्टिंग एजुकेशनल में देखेंगे। Education is an activity wherein the institutions and the society bear part of the cost and the learner bears part of the cost। यानी कि सोसाइटी भी ये बेयर करती है कॉस्ट और लर्नर भी करता है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल प्लान्स, ताकि हम जितने भी एजुकेशनल प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की तरफ लेके जाएं। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एजुकेशन एंड प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इन इट, कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कॉस्टिंग एजुकेशन कैसे की जाती है, इसका क्या मेथड है, और इससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं हमें उतना भी वो देखना पड़ता है। सपोज़ हमारी गवर्नमेंट हमें एक बजट देती है कि हम इतना बिलियन जो हैं इस दफ़ा वो खर्च करने जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम पे। अब हमारे पास वो पैसे कम हैं, जबकि हमने उसको प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री, हायर और मतलब अपर लेवल पे, टर्सरी लेवल, तमाम लेवल पे वो बजट पूरा करना है। तो यूनिवर्सिटीज़ को कितना देना है, स्कूल्स को कितना देना है, कॉलेजेस, ये सारा कुछ जो है ये प्रॉपर, और कौन सी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनके ऊपर लगाने के लिए हमें वो करना चाहिए, तो इसलिए हम उनके ऊपर ज़्यादा लगाएंगे। ये कॉस्टिंग एजुकेशन में आ जाएगा। दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने डाटा कलेक्ट किया था, एनालाइज़ किया था, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। सेकंड हमने पॉलिसी प्रपोजल बनाया था। थर्ड में हमने प्रोजेक्शन, प्रोग्रामिंग और प्रोजेक्ट एनालिसिस की थी। फोर्थ में अभी रिसेंटली हमने कॉस्ट भी चेक कर लिया, और लास्ट स्टेप है इम्प्लीमेंट करवाने का। यानी कि जो हमने डिसाइड किया था, जो प्लान्स होते हैं वो छोटे प्लान्स नहीं होते कि आपने 6 महीने का प्लान बनाया हुआ है। मतलब जो पॉलिसी बनाई थी वो कोई सेकंड स्टेप पे, वो कोई 6 महीने की, साल की नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, 5 ईयर प्लान्स होते हैं, 10 ईयर प्लान्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो प्लान बना लिया है, जो हमने डिसाइड कर लिया, अब हम जा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने। जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो उसके बाद हम उसको गाहे बगाहे चेक भी करेंगे कि आया जो हम लोगों ने सोचा था, जो जो चीज़ें हमने अपनी पॉलिसी में लेके आए थे कि हम फ्री एजुकेशन देने जा रहे हैं, क्लासेस इतने स्कूल्स बढ़ाने जा रहे हैं, टीचर्स की सैलरीज इन्हेंस करने वाले हैं, क्या वो सारा कुछ पूरा भी हो रहा है या कहीं पे कोई चीज़ के अंदर ख़राबी आ रही है। तो इसको पढ़ते हैं। 5 ईयर प्लान नीड्स टू बी ब्रोकन अप इनटू एनुअल प्लान्स, यानी कि ये जो 5 ईयर प्लान है, अच्छा ये भी नहीं है कि 5 ईयर प्लान है तो आपने उसको 5 साल के बाद जाके इवेलुएट करना है। नो, ये डिवाइड होगा, ब्रोकन अप इनटू एनुअल प्लान्स। आपने एनुअली चेक करना है कि किस हद तक जो हैं आपके आउटकम्स, ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव हो रहे हैं, कहाँ पे चीज़ों में कमी रह रही है, नेक्स्ट ईयर उस चीज़ को कवर किया जाए। ईच एनुअल प्लान इज स्क्रूटनाइज्ड, हर एनुअल प्लान को बहुत बारीकी से, बहुत जांच पड़ताल से देखा जाता है। डिस्कस्ड एंड क्रिटिसाइज्ड इन रिलेशन टू अ रिव्यू ऑफ प्रीवियस ईयर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड अचीवमेंट्स। यानी कि ईच एनुअल प्लान जो है उसको बाकायदा अच्छे तरीके से देखा जाता है, और उसको जो प्रीवियस ईयर था उसकी अचीवमेंट, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स के साथ कंपेयर भी किया जाता है, डिस्कस भी किया जाता है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता है। उसी से ज़ाहिर है हमें फीडबैक मिलेगा कि हम लोग कितना आगे जा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। At this stage, the necessary conditions for effective implementation of the program need to be created. Therefore, the actual operations takes place. इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंटेशन, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अच्छी प्रोग्रामिंग करें, और जो एक्चुअल, ताकि जो एक्चुअल ऑपरेशंस हैं ना वो हमारे फुलफ़िल हों। ठीक है, उसके बाद जी अब ये हमने पढ़ी थी स्टेजेस। मैंने पहले भी बताया कि इस टॉपिक में हम 2
चीज़ें कवर करने जा रहे हैं कि एजुकेशनल स्टेजेस थी, अब हम अप्रोचेस देखने जा रहे हैं। एजुकेशनल स्टेजेस को फिर एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। 5 एजुकेशनल स्टेजेस थी। फर्स्ट थी कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, उसके बाद हमने पॉलिसी प्रपोजल बनाया, फिर हमने प्रोजेक्शन और प्रोग्रामिंग की, प्रोजेक्ट एनालिसिस किया, चौथे पे हमने कॉस्ट एजुकेशन देखी, पाँचवें में अभी अभी हमने वो जो डिसीजन था उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवाई और उसे इवेल्युएट भी किया। अब हम अप्रोचेस देखने जा रहे हैं। एक्चुअली अप्रोचेस दो तरह की होती हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच है, पुरानी अप्रोच, और न्यू जो है उसको स्ट्रेटजिक अप्रोच कहते हैं। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो फर्दर 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है, जिसके अंदर सोशल डिमांड है, कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और मैन पावर, ये 3 इसकी ट्रेडिशनल की मज़ीद सब डिविजन्स हैं। तो हम वन बाय वन अब अप्रोचेस को चेक करेंगे। सबसे पहले है कि एजुकेशन प्लानिंग इज़ कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स ऑफ हाउ टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज है। लोग ये कह रहे हैं कि एजुकेशन प्लानिंग हम करते क्यों हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, देखिए आपने सुना होगा ना लो कॉस्ट नो कॉस्ट, तो सेम वही है कि हमारे जो अखराजात हैं मुल्क के एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो देने के लिए ना बहुत ज़्यादा बजट चाहिए, लेकिन हमारे पास वो बजट है नहीं। इसलिए कम रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हम कैसे मैक्सिमम चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे, उनसे फ़ायदा उठाएंगे, और जो मोस्ट प्रायोरिटीज़ वाली चीज़ें हैं कि इनको इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हो सकता है, तो उनको कंसीडर करेंगे। एजुकेशनल प्लानिंग इसलिए की जाती है। तो इसकी अप्रोचेस में फ़र्स्ट है ट्रेडिशनल एजुकेशनल प्लानिंग। तो देखते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशनल प्लानिंग क्या थी। ये फर्दर डिवाइडेड इन 3 स्टेप्स, मैन पावर अप्रोच, सोशल डिमांड अप्रोच और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अप्रोच। सोशल डिमांड अप्रोच अपने नाम से भी बता रही है कि ये सोसाइटी के डिमांड के ऊपर बनाई जाती है। अब यहाँ पे जो हैं एजेंडा, वो कहती हैं, उनका ओपिनियन है कि दैट दिस अप्रोच लुक्स ऑन एजुकेशन एज अ सर्विस डिमांडेड बाय पीपल जस्ट लाइक एनी अदर सोशल सर्विसेज। वो कहती हैं जैसे मुल्क के अंदर दूसरे सोशल सर्विसेज प्रोग्राम्स हैं, जैसे हेल्थ है, ये सर्विस प्रोवाइड करने वाले, इसी तरीके से लोगों की डिमांड के मुताबिक एजुकेशन को भी सर्विस डिमांड होना चाहिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो लोगों की डिमांड के ऊपर बनाया जाए। मतलब इनके अकॉर्डिंग ये है कि एजुकेशन सिस्टम बेसिक वो नीड है जो गवर्नमेंट का हक है कि वो अपनी जो है पॉपुलेशन या जो उनकी कौम है उसको ये प्रोवाइड किया जाए, उनका बेसिक हक है। तो इसके लिए वो कहते हैं क्या करना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे लिए ना हम देखते हैं कि प्रोपोर्शन कितना है, स्टूडेंट्स जो स्कूल के अंदर कंप्लीट करके जा रहे हैं डिग्री, उसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन के अंदर जा रहे हैं। फिर हम एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने वो सक्सेसफुल स्कूल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल को लीव करके कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि कितना हायर एजुकेशन के अंदर एडमिशन रेट है, तो डिटरमाइन द लेंथ एंड ड्यूरेशन, और हम देखते हैं कि ड्यूरेशन क्या है कोर्स ऑफ स्टडी का, उसकी लेंथ कितनी है। तो ये मतलब चीज़ों को हम देखते हैं कि इसमें ट्रेडिशनल सोशल डिमांड अप्रोच में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि लोगों की डिमांड तो है, तो उसमें कितने मतलब उनकी तरफ से, लोगों की तरफ से कितने स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो दिस अप्रोच इज़ मोर प्रेवलेंट इन दोज सोसाइटीज़ विच फेवर traditional culture values where decisions are taken on the basis of public opinions, and in a fragile polity or sometimes in a democracy and in societies where the social environment is generally pessimistic in nature। मतलब वो कहते हैं ये जो social demand है ना, ये ज़्यादातर उन जगहों पे अप्लाई की जाती है, उन लोगों में अप्लाई की जाती है जहाँ पे वो लोग मतलब ट्रेडिशनल और कल्चरल वैल्यूज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, वो चेंज की तरफ नहीं जाते। वो लोग मतलब इस अप्रोच के मुताबिक पब्लिक ओपिनियन को आगे रखा जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिटी फ्रेजाइल पॉलिटी होती है, मतलब गवर्नमेंट को इतनी पावरफुल या मजबूत नहीं होती, तो लोग जो हैं वो अपनी डिमांड्स पूरी करवाते हैं। समटाइम्स उन्होंने कहा डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे ये फ्लॉज देखे जाते हैं। तो ये सोसाइटी की उसके ऊपर डिपेंड करती है, और ये पेसिमिस्टिक सोसाइटी की बात की हुई है, मतलब ये लोग चेंज को ज़्यादा पसंद नहीं करते। सपोज़ कि हम इसकी मिसाल इस तरीके से लेते हैं कि मतलब गवर्नमेंट चाह रही है कि हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाएं, जबकि सोसाइटी इसको नहीं एक्सेप्ट कर रही है या टीचर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।
तो इसमें सोसाइटी जो है वो आगे रहेगी और वो उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगी और वहाँ पे ये चीज़ें फुलफ़िल करवाना मुश्किल हो जाएंगी। तो द सोशल डिमांड अप्रोच रिगार्ड्स एजुकेशन एज अ बर्थ राइट एंड सो प्लान्स दैट इट बी मेड अवेलेबल टू ऑल दोज। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सोशल डिमांड अप्रोच ये कहती है एक्चुअली कि जिस तरीके से रियासत का हक है कि वो अपनी नेशन का ख्याल रखे, इसी तरीके से जो एजुकेशन है ये उसकी बेसिक नीड्स में आती है। वो उसका बाय बर्थ एक राइट है कि आप उसको ये प्रोवाइड करें। तो सोशल डिमांड वालों का ये ख्याल है, जैसे कि एजेंडा का हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि ये दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह सेल्फ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक डिपार्टमेंट होना चाहिए और ये राइट है हर नेशन के बच्चे का कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। दूसरा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अच्छा, अप्रोचेस हम लोग देख रहे थे, दो तरह की अप्रोचेस पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल और स्ट्रेटेजिक। ट्रेडिशनल के अंदर हम मज़ीद 3 पढ़ रहे थे, जिसमें से एक हमने देखी है सोशल डिमांड और दूसरी अब हम देखने जा रहे हैं कॉस्ट बेनिफिट। कॉस्ट बेनिफिट नाम से ही पता चल रहा है, कॉस्ट मतलब कितनी लागत और बेनिफिट मतलब उसका हमें कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो according to this approach, investment in education should take place in such a way that the returns from the investment are equal to the returns from other kind of investment of capital, like investment in industry. This principle is known as the equimarginal returns in economic theory and could be extended to educational sector. वो कह रहे हैं कि एजुकेशनल थ्योरी के अंदर, इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर ना एक टर्म यूज़ होती है इक्वी मार्जिनल। इसका मतलब होता है कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको उसका कोई फ़ायदा भी होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि इनकी अकॉर्डिंग, यानी कि कॉस्ट बेनिफिट वालों की अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है ना वो ऐसी होनी चाहिए जिसकी कोई फ़ायदा भी हो, प्रॉफिट भी हो। ये कहते हैं कि हम तभी पैसा लगाएंगे एजुकेशन सेक्टर के ऊपर जब हमें कोई उससे प्रॉफिट होगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे किसी इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है और फिर उससे फ़ायदे लिए जाते हैं, उससे प्रॉफिट लिए जाते हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट वालों का नज़रिया ये है कि जो तालीम पर होने वाले अखराजात हैं उससे हासिल होने वाले बेनिफिट्स को ना देखा जाता है, ताकि ये अंदाज़ा लगाया जाए कि इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। दिस अप्रोच ट्रीट्स एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल and uses rate of returns as a criterion in allocation of financial resources. The approach implies that if the rate of return is low, expenditure and on education should be curtailed. इसका मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि अगर एजुकेशन सिस्टम हम लोग जो है ना ह्यूमन कैपिटल एज ए इन्वेस्टमेंट यूज़ करेंगे, मतलब हम ऐसे स्किल्ड स्टूडेंट्स पैदा करेंगे जो बाद में काम करें, जिसका बाद में नेशन को, कंट्री को फ़ायदा हो, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली कंट्री जो है वो हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन अगर इसका ऐसे नहीं होता तो फिर ये इस चीज़ को बेकार भी समझ के ख़त्म भी कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे है कि तालीम को ये मतलब इन्वेस्टमेंट समझते हैं और ये कहते हैं कि इसका हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर किसी तालीमी प्रोजेक्ट जैसे में मुनाफा ना हो रहा हो तो वो कहते हैं कि इसके ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहिए, इसको छोड़ के कोई और चीज़ करनी चाहिए जिसमें ना फ़ायदा हो। तो इसमें ये है कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन शुड बी कर्टेल्ड। अब देखें, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि कुछ अर्सा पहले तक, कुछ साल पहले तक कॉमर्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई और पढ़ी जा रही थी, तमाम यूनिवर्सिटीज़ एमकॉम बीकॉम बहुत पीक पे थी। लेकिन अब इसकी कोई डिमांड नहीं है क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया है टेक्नोलॉजी ने, आईटी ने, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ों ने रिप्लेस कर दिया। अब उसकी इतनी डिमांड नहीं है क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल वर्क ज़्यादा है और इसमें जो है स्किल्स ज़्यादा हैं। अब जाहिर सी बात है, एक बच्चा है उसके पास डिग्री है पर उसको आता ही नहीं है, थ्योरी वो कर लेता है, पेपर अटेम्प्ट कर लेता है, पास कर लेता है एग्ज़ाम, लेकिन वो प्रैक्टिकली कुछ करने के काबिल नहीं है, तो ऐसी डिग्री जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होगी। तो ये कॉस्ट बेनिफिट वाले इस नज़रिए को देखते हैं। अब आपने देखा होगा कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने एमकॉम वगैरह की डिग्री को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, या कुछ जगहों पर अगर ये करवाई जा रही है तो वहाँ पर एडमिशन रेट बहुत कम है। इस तरह की मतलब ये नज़रियात को देखते हैं और ये कह रहे हैं एजुकेटेड पर्सन अर्निंग और रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड अपॉन हिज हर इननेट इंटेलिजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो भी मेरे सुनने वाले हैं इस टाइम उनके लिए, कि उनके लिए मतलब इसमें ये है
एक बच्चा जो है एजुकेटेड पर्सन अर्निंग, यानी कि एक एजुकेटेड पर्सन है, एक डिग्री होल्डर है, 16 ईयर की उसने डिग्री ले ली है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी अर्निंग उसके डिग्री के ऊपर डिपेंड करे। ये स्लाइड हमें इसमें ये बता रही है, ये बहुत मोटिवेटेड स्लाइड है। ये कह रहे हैं कि इसकी अर्निंग डिपेंड करती है उस बच्चे के अपने इननेट इंटेलिजेंस पे, जो उसके अंदर एक जहानत है, बाय बर्थ उसके अंदर जो जहानत मौजूद है, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके पेरेंटल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करती है, उसका जो वालदैन का समाजी और माशी किस्म का बैकग्राउंड है, उसके घर का किस तरह का बैकग्राउंड है, ये उस पर डिपेंड करती है। वो खुद बच्चा, वो डिग्री होल्डर कितना मोटिवेटेड है, ये उस पर डिपेंड करती है। एंड एस्पायरेशंस मतलब वो कितना होपफुल है, कितना आगे बढ़ने के लिए उसके अंदर लगन है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एन एजुकेटेड पर्सनस अर्निंग और रेट ऑफ रिटर्न्स डिपेंड अपॉन हिज हर इननेट इंटेलिजेंस। ठीक है, कि ये इसके इननेट इंटेलिजेंस पे, पेरेंटल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे, उसके बैकग्राउंड पे, मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन। अब सपोज एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसने 16 ईयर की डिग्री ले ली है या एमफिल कर लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ बहुत कमाल के हों, लिखना पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से आता हो, लेकिन प्रैक्टिकली उनको ज़ीरो पता होता है अपनी डिग्री से रिलेटेड। तो वो घर बैठे होते हैं, या फिर वो प्रेफर करते हैं कि हम जी कोई डिग्री दिखा के किसी ऑफिस में जॉब लग जाए, किसी जगह पे 25 से 30 हज़ार या 40-50 हज़ार में वो बहुत खुशी खुशी अपनी पूरी ज़िंदगी सुबह से शाम तक जो है वो कुर्बान कर देते हैं। उनको लगता है कि हमने जो 16 या 18 साल गुजारे हैं ये इनफ है, ये हमारी अचीवमेंट है, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है 60 सालों तक या रिटायरमेंट तक उसी इदारे को दे देते हैं, और उतनी ही कम आमदनी के अंदर वो पूरा उनका घर, बच्चे, ये सारा उनका सर्वाइवल होता है। अब ये उस बच्चे की अपनी मोटिवेशन के ऊपर है, उस बच्चे की अपनी सोच, उसकी अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर है। यहीं अगर एक बच्चा उसको प्रैक्टिकली अपने काम को सीखता है, उसमें स्किल हासिल करता है, और वो कहता है कि मैंने इतने साल इन्वेस्ट किए अपनी ज़िंदगी के, अपनी तालीम के ऊपर, अब मैं ये चंद हज़ार की जॉब करूं, तो वो उसको नहीं करता, वो अपना काम शुरू करता है, या वो अपनी स्किल्स को अपने लिए इस तरीके से यूटिलाइज़ करता है कि लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करता है, अपना प्रॉफिट देखता है और उसको बहुत हाई लेवल पे लेके जाता है। तो एजुकेटेड पर्सनस अर्निंग इज़ नॉट डिपेंड ऑन डिग्री, इट डिपेंड्स ऑन इट्स इन्नेट इंटेलिजेंस, पेरेंटल मतलब उसका बैकग्राउंड एंड मोटिवेशन एंड एस्पायरेशन, हाउ मच ही इज़ होपफुल अबाउट हिज डिग्री। सो कॉस्ट बेनिफिट जो है वो क्या है, एनालिसिस होल्ड्स दैट द फॉर एन इंडिविजुअल और गवर्नमेंट टू बी एबल टू मेक अ वाइज डिसीजन कंसर्निंग इस इन्वेस्टमेंट। यानी कि यहाँ पे इसमें वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक्चुअली क्या कह रहा है, ये सम अप कर रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत क्लेवर किस्म की डिसीजंस लेती है कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट सिर्फ तब करनी है या उन प्रोजेक्ट्स पे करनी है जिससे हमें फ़ायदा हो। जैसा कि अब आईटी वगैरह के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है बनिस्बत, मैंने बताया एमकॉम वगैरह पे, कॉमर्स पे, वो कह रही हैं ऐसी चीज़ें जिससे हमें बेनिफिट नहीं होगा, हम उसकी जगह पे अल्टरनेटिव, एंड द अल्टरनेटिव फॉर इन्वेस्टिंग इन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, हम उसकी जगह पे कुछ अल्टरनेटिव्स चीज़ों को ले आएंगे। तो फिर है मैन पावर प्लानिंग अप्रोच, ये थर्ड थी। हम ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ रहे हैं, उसमें हमने 3 अप्रोचेस पढ़ी थी, सोशल डिमांड अप्रोच, कॉस्ट डिमांड अप्रोच और कॉस्ट इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और फिर मैन पावर प्लानिंग अप्रोच। अब मैन पावर अप्रोच जो है ये है इंसानों के बारे में। इनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि हमें ऐसे लोग लेके आने चाहिए, या ऐसे ह्यूमन बींग्स या ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करने हैं अपनी कंट्री के अंदर जिनके अंदर स्किल्स हों। सपोज़ ये क्या कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग इनको अंदाज़ा लगाया जाता है कि मुल्क के अंदर कितने इंजीनियर्स रिक्वायर्ड हैं, इतने अगर हॉस्पिटल्स हैं, इतना अगर बर्थ रेट है और इतनी अगर पॉपुलेशन है, तो उतने में कितने डॉक्टर्स रिक्वायर हैं, कितने इंजीनियर्स रिक्वायर्ड हैं, कितने टीचर्स रिक्वायर हैं, कितने पायलट्स रिक्वायर हैं। तो ये जो थीरी है ये मैन पावर के ऊपर डिपेंड करती है। इन दिस मेथड द जनरल डिमांड फॉर द कैपेसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन डिफरेंट स्ट्रीम्स एंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ द एजुकेशनल सेक्टर आर एस्टिमेटेड। द अप्रोच एसेंस दैट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रोड्यूसेस द राइट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज विद डिजायरेबल नॉलेज, एटीट्यूड
एंड स्किल्स इन द राइट नंबर्स एंड दस एजुकेशन इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये ह्यूमंस को रिसोर्स देते हैं। जैसे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे पैसे की, देख के एक वाइज डिसीजन ले रहे थे, इस तरीके से ये ह्यूमन के ऊपर देखते हैं कि क्या हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस टाइप का नॉलेज देना है, उनके एटीट्यूड में क्या क्या चेंजिंग्स आनी चाहिए, और उनको किस तरीके से आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कॉग्निटिव डोमेन को कर रहा है, ये अफेक्टिव डोमेन को, और ये उसकी साइकोमोटर डोमेन, यानी कि ये एज अ होल एक ह्यूमन को तैयार कर रहे हैं अगर डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ताकि वो कह रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ें हेल्प करें। मोटो इनका भी सेम है, सोच सेम है, लेकिन यहाँ पे अभी इंसान मैन पावर अप्रोच के ऊपर जो है वो फोकस है। मैन पावर रिक्वायरमेंट अप्रोच रिकग्नाइजेज ओनली एरियाज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन द इकोनॉमी एंड प्लान्स टू ट्रेन एंड प्रोवाइड सच रिक्वायर्ड स्किल्स मैन पावर। वो कह रहे हैं कि ये देखा जाता है कि कहाँ पे शॉर्टेज है, किस डिपार्टमेंट में, कौन से एरियाज़ में, तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाता है, तो ताकि ना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की जाए। एक्चुअली ट्रेडिशनल मेथड जो है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच एजुकेशन के अंदर, वो उसका तीनों सिनेरियोज़ में जो एक मेन सबके मकासद, जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है प्रोडक्टिविटी। कैसे आपने इन तीनों मेथड्स के ज़रिए अपना फ़ायदा देखना है, ठीक है, ये इसका मेन तमाम चीज़ों का ना ये है। अब इसकी मैं एग्जांपल मैन पावर में इस तरीके से देखूंगी कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ सालों पहले ना नर्सिंग को इतना कोई रिकग्निशन भी नहीं थी और इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं थी। तो उनकी जो कोई बच्चे होते थे 8वीं कर लेते थे, मैट्रिक कर लेते थे, मदर्स या पेरेंट्स जो हैं उनको किसी डॉक्टर के पास खड़ा कर देते थे, आप इसको जी ये काम सिखा दें। तो वो थोड़ी दिनों बाद जी वो नर्सिस होती थी और वो डील करती थी, उनके जो एटीट्यूड था वो भी और तरह से था, और उनके साथ जो पब्लिक उनके साथ बिहेव करती थी वो भी एक अच्छा नज़रिया नहीं देखा जाता था। बट आने वाले दिनों में जैसा कि देखा गया कि यहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने बाकायदा इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, और साथ में बहुत अच्छा स्केल, डायरेक्ट 17 स्केल दे दिया इनकी। कहीं पे इवन प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स में अच्छी इनको सैलरी दी जाती है। तो आपने देखा होगा बहुत माइंड चेंज हुआ, इनको रिकग्निशन भी नहीं, इनको रिस्पेक्ट मिली, क्योंकि अब जितने भी इसमें आ रहे हैं वो सब अच्छे एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, और उनके पास स्किल्स भी हैं बाकायदा, उनको बहुत प्रॉपर इनका मतलब बनाया गया है। और फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी जो है ना ये हमारी असेंबली के अंदर पास हुआ है कि जो बीएड की डिग्री थी, जिसको पहले सिर्फ एक एज अ लाइसेंस समझा जाता था कि टीचर के पास ये होनी चाहिए, जो कि 1.5 साल की हुआ करती थी, तो अब उसको भी 4 ईयर ऑनर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, और आइंदा सिर्फ वही टीचर बन सकेगा जिसके पास ये डिग्री होगी। जैसे मतलब इंटर के बाद MBBS होता है, इंटर के बाद इंजीनियरिंग होती है, तो फिर उनको डिग्री मिल जाती है कि भाई अब आप डॉक्टर हैं, अब आप इंजीनियर हैं। इसी तरीके से टीचर कभी भी, कोई भी टीचर एम ही उठ के टीचर नहीं बन जाया करेगा, बल्कि इंटर के बाद बाकायदा उसको अपनी स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी टीचिंग के लिए। जो टीचिंग डिपार्टमेंट में आना चाहता है तो उसको बीएड 4 ईयर प्रोग्राम जो है वो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जी ये मैन पावर जो है अप्रोच ये कहती है कि देखा जाता है कि कौन सी स्किल्स इंसानों को चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए, वो उसको वो सिखाते हैं और उसके मुताबिक फिर फ़ायदे लेते हैं वो। अब ये ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बताया जा रहा है कि इनका जो फोकस है ना, ये टू मच फोकस ऑन प्लान प्रिपरेशन। इनका ज़्यादा है, बस प्लान बना रहे हैं रादर देन दैट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस कम है, प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा है। प्लान वर बीइंग प्रिपेयर्ड इन अ टॉप डाउन टेक्नोक्रेटिक वे, मतलब जो प्लान्स बनाए भी जा रहे हैं ना वो बहुत ही टेक्निकल किस्म के, जिनके पास टेक्नोलॉजी का इल्म है, यानी कि जो टॉप लेवल लोग हैं ना, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बैठे होते हैं, जैसे साइंटिस्ट, इंजीनियर, यानी कि इसको कोई आम नहीं बनाता। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है इसको बनाने वाले जो हैं वो टॉप लेवल पे बैठे होते हैं, हायर अथॉरिटीज़, और जिनके पास जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन चीज़ों के, वो बैठ के बनाते हैं। नॉट इनफ कंसिडरेशन वाज गिवन टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, और ये लोग चेंजिंग इन्वायरमेंट की कोई बात नहीं करते। ये लोग टॉप पे बैठे हुए लोग जो सही समझते हैं वो ही करते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इसको आप अथॉरिटेटिव स्टाइल भी कह सकते हैं कि ये जो अप्रोच है ये सिर्फ इसके ऊपर बिलीव करती है कि हमने ये सोचा है, टॉप पे बैठे हुए लोगों ने ये सोचा है, अब जो उन्होंने सोचा है वही सही है और उसी को करना है। तो ये चेंजिंग इन्वायरमेंट की बात नहीं करते। अब स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग है वो क्या है?
ट्रेडिशनल की बरक्स जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ये एडवांस है, और इसके अंदर जो है ये फोकस प्लानिंग से ज़्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर किया जाता है। इनके जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल, वो सब मिल के काम करते हैं, और उनका जो फोकस है वो ना कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मेन पावर के ऊपर, बल्कि इनका फोकस होता है गोल अचीवमेंट के ऊपर, और कैसे परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाए ऑर्गेनाइजेशन की, और कैसे इन्वायरमेंट को बेहतर किया जाए, इनका फोकस उस पर होता है। अब मैन ये स्ट्रेटेजिक की जो कुछ स्टेजेस हैं, जैसे हम लोगों ने पहले अभी स्टेजेस पढ़ी थी ना एजुकेशन प्लानिंग की, सेम उससे मिलती जुलती हैं। सबसे पहले डायग्नोज करेंगे हम जो एग्जिस्टिंग हमारे पास करंट सिचुएशन चल रही है, हम उसको देखेंगे कि एनवायरनमेंट में कैसा है, क्या क्या चाहिए, उसके मुताबिक हम पॉलिसी फॉर्मुलेट कर लेंगे कि हमारे भाई ये गोल्स हैं, ये हमारी स्ट्रेटजी है, नेक्स्ट हम ये करने जा रहे हैं। उसके बाद हम प्लानिंग टारगेट्स, यानी टारगेट और प्लान ऑपरेशन, यानी कि जो हमने ऑपरेशन करना है, अब उसके मुताबिक हम अपना प्लान प्रोजेक्ट, जो हमने लास्ट पढ़ा था प्रोजेक्शन और प्रोग्रामिंग में, हम वो इसमें डिसाइड कर लेंगे और पूरा वो बना लेंगे। जब हमारा वो बन जाएगा हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद लास्ट में उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, यानी इवैल्यूएशन करेंगे डिफरेंट प्रोसेस के अंदर कि आया हमें जो हम लोग चाह रहे हैं उसकी प्रोग्रेस सही है या नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम उसको करेक्टिव एक्शंस भी लेंगे। अब इन दोनों की जो है हम लोग अब इनका ना वो देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं कि इन दोनों का कंपैरिजन क्या है। हमने ना एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर चेक किया है, एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने अप्रोचेस पढ़ी हैं 2 किस्म की, और उन 2 किस्म की अप्रोचेस में हमने देखी है एक ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक हमने देखी है जी स्ट्रेटेजिक अप्रोच। वहाँ पे वो स्लाइड शो नहीं हो रही, तो मैंने कहा इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर नहीं भी आती है ना वो पूरी ट्रेडिशनल प्लान नहीं याद हुआ या स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं याद हुआ, तो ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ जाती है। तो अगर क्वेश्चन आता भी है ना कि आप अप्रोचेस बताएं, तो अप्रोचेस में आप ये 2 हेडिंग्स दे के इनकी भी डिटेल लिख सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच जो कहती है ये इनपुट ओरिएंटेड है, इनका फोकस जो है कि हमने ये लगाया, हमने ये किया, हमने इतना खर्चा हो गया, हमने ये इस चीज़ पे फोकस करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये मकासद को, अपने आउटकम्स को ऊपर कि हमने ये चीज़ें अचीव करनी है, ये हमारे टारगेट्स हैं। अगर उसके ऊपर खर्चा हो रहा है कोई बात नहीं, जो आउटपुट है उसको देखो कि वो कितना नायाब है, तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। टेक्नोक्रेटिक लोग इसको बनाते हैं, अभी मैंने पहले बताया था, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग होते हैं, ये पार्टिसिपेटरी होती है, ये मिल के बनाती है। यहाँ पे ये टीचर्स को भी ले लेते हैं, यहाँ पे ये मतलब जितना भी डिपार्टमेंट के अंदर जो जो चीज़ें डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं उनकी पार्टिसिपेशन से ये जो है प्लानिंग की जाती है। ये बड़ी न्यूट्रल है, और ये मोबिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब ये है कि इस एजुकेशन सिस्टम को अगर देखा जाए तो ये वाले सिर्फ और सिर्फ साइंस, मैथ, एजुकेशन को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बस सिखा दिया, बड़ा न्यूट्रल रह के। मोबिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट वाले मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग शऊर देते हैं, ये लोग सिविक राइट्स के बारे में भी बताते हैं। मतलब तब्दीली नहीं वर्ड यूज़ करना चाहिए, मतलब ये क्या कहना चाहिए, अवेयरनेस लेके आते हैं, बट स्टूडेंट्स को उनके राइट का पता चलता है। जहाँ ये क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्रिएट करते हैं कि अगर ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है, बताओ ये चीज़ ऐसे है, लॉज में ये लिखा है, रूल्स ऐसे हैं, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो ये जो है ये क्यों सिखाता है मोबिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट, तहरीक वाली जो होती है ना वो। तो अवेयरनेस ये थी, और ये बड़ा न्यूट्रल रह के पढ़ाते हैं, ये सिर्फ सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस होता है। लीनियर प्लानिंग मतलब ये देखें, जैसे एक लाइन हो, सीधी लाइन है, ठीक है, वो 1 वाली लाइन दूसरी में एरो में खुल रही है, 2 वाली थर्ड। अब इसमें लीनियर लाइनिंग में ना हमें ये नहीं है चांस कि हम 3 से वापस 2 पे जा सकें, क्योंकि सारे एरोज़ का मुंह इस तरफ है। तो ये लीनियर प्लानिंग है, ये सिर्फ आगे बढ़ती है, पीछे इसमें हम नहीं देख सकते हैं। जबकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आइट्रेटिव है, यानी कि ये कहीं से भी शुरू की जा सकती है। अगर कहीं पे फ्लॉ आ रहा है, इसके अंदर कहीं पे फ्लॉ आता है, तो वो हमें एंड पे जाके पता चलेगा। जबकि आइट्रेटिव प्लानिंग में कहीं पे भी हमने फीडबैक डालना है, कहीं पे कोई कमी कोताही आ रही है, तो जिस जगह पे आ रही है हम उसी जगह पे, क्योंकि ये आइट्रेटिव है, किसी भी जगह से हम इसकी स्टार्ट या वीकनेसेस या एंड पॉइंट या फीडबैक ऐड या रिमूव कर सकते हैं।
ये रिजिड है, जाहिर है लीनियर प्लानिंग है इसलिए रिजिड है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी रिजिड है, सख्ती से जो भी कहा जाता है वो इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, जबकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, मतलब उसको इम्प्लीमेंटेशन तो करवाई जाती है लेकिन फ्लेक्सिबली करवाई जाती है, रूटीन बेस्ड होती है, ये चेंज ओरिएंटेड होती है। पहले भी बताया कि इसमें चेंज को नहीं देखा जाता ट्रेडिशनल प्लानिंग के अंदर, जबकि ये स्ट्रेटजिक में चेंज ओरिएंटेड होती है, जो न्यू चीज़ें आई हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है, ये वही पुरानी जो है उसी को देखते हैं। कंप्लायंस मॉनिटरिंग, कंप्लायंस मॉनिटरिंग का मतलब है जो ऊपर से ऑर्डर आया है एज इट इज़ मनोअन आपने उसको ऐसे ही चेक करना है, आपको देखा जाएगा आप अटेंडेंस आप रोज़ाना आ रहे हैं नहीं आ रही हैं, आपकी बायोमेट्रिक हो रही है नहीं हो रही, हमने बोला था इतने बच्चे इनरोल करने किए हैं कि नहीं है, 2 महीने में आपने इतना सिलेबस करवाना था वो किया है या नहीं किया, ये कंप्लाइंस मॉनिटरिंग होती है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग वालों का, स्ट्रेटेजिक अप्रोच वालों का ये नज़रिया है कि ये इस चेक एंड बैलेंस की निस्बत देखते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, उसको शाबाशी देंगे, उसको बोनसेस देंगे, तो ताकि उस चीज़ से जो बाकी लोग हैं वो मोटिवेट हों और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, तो इनका फोकस परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। एम्फेसिस ऑन द प्लान डॉक्यूमेंटेशन एंड एम्फेसिस ऑन प्लान इम्प्लीमेंटेशन, ये मैं बड़े फ़ख्र से आज कल, क्योंकि ऐसा चल रहा है हमारे डिपार्टमेंट में, तो मैं इसको बताना चाहूँगी कि ये जो ट्रेडिशनल वाले हैं ना, इनका फोकस है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे, ये बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तैयार करके बैठे होते हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं। आप इसको मिसाल पंजाब गवर्नमेंट फ़िलहाल जो हमारा एजुकेशन करंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें भी ले सकते हैं, मतलब इनका फोकस होता है कि तस्वीर खिंच जाए, टिकटॉक पे लग जाए, फेसबुक पे लग जाए, कभी कहीं पहुँचे हुए हैं कभी कहीं पहुँचे हुए हैं, कि हमारी वाह वाह हो जाए, हम बहुत काम कर रहे हैं। इनका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर है कि हमारी वाह वाह हो जाए कि बहुत ज़्यादा हम काम करवा रहे हैं। इनके बरक्स जो स्ट्रेटेजिक वाले हैं उनका फोकस अपनी डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ पे नहीं है कि ये हो रहा है, वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे बिलीव करते हैं, वो जो उन्होंने सोचा है उन मकासद को कैसे हासिल करवाना है, उनका फोकस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर होता है, ना कि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। आई होप इंशाल्लाह समझ आ गया होगा सारा। एक दफ़ा अगर हम इसको रिवाइज़ करेंगे तो वो ये है कि हमने स्टेजेस और अप्रोचेस पढ़ी हैं। स्टेजेस हमने 5 तरह की पढ़ी थी, जिसमें हमने 5 स्टेजेस पढ़ी थी। कलेक्शन, सबसे पहले हमने डाटा कलेक्ट किया था, उसको डाटा को एनालाइज़ किया था, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हासिल की थी हमने, उसके बाद एक पॉलिसी प्रपोज़ल दिया था, उसके बाद हमने उसको बाकायदा प्रोजेक्शन, प्रोग्रामिंग और प्रोजेक्ट एनालिसिस की थी, फिर हमने कॉस्ट देखी थी और लास्ट में हमने डिसीजन लिया था। ये हमने स्टेजेस पढ़ी थी। उसके बाद हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं। अप्रोचेस 2 तरह की हमने पढ़ी, ठीक है, एक ट्रेडिशनल और एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो जो ट्रेडिशनल थी वो फर्दर डिवाइडेड थी इनटू 3 सब पार्ट्स विच आर मैन पावर अप्रोच, सोशल डिमांड अप्रोच एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। फिर हमने ट्रेडिशनल और स्ट्रेटेजिक का एक कंट्रास्ट और कंपैरिजन भी देखा था। थैंक यू सो मच।